हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आपका विजन आईएएस का पीटी 365 आ रहा है, जिसमें देखा जाए तो आपका ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकंड है, जो फरवरी 2025 से आपके 15 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि 2.5 महीने के करंट अफेयर को ये कवर कर रहा है। इसके पहले के भी कई पार्ट आए हुए हैं और अपडेटेड स्टडी मटेरियल फर्स्ट आया हुआ है। साथ ही साथ आपकी अलग अलग योजनाएं स्कीम आई हुई है, तो ये सब आ चुके हैं। ये आपका लेटेस्ट में आया हुआ है, तो इसका हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट करा दिए। आज हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जैसे हमारे द्वारा कराया गया आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर आपका सेकेंड आपका आईआर को, और तीसरा जो टॉपिक आता है इकोनॉमी। तो इन 3 टॉपिक को कराया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, पार्ट फर्स्ट करके पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। फिर आप सेकंड पार्ट ये देख सकते हैं, या फिर नहीं भी देखा है तो एक बार देखना जरूर, जो आगे के टॉपिक को कवर करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी 2025 देने जा रहे हैं तो ही इसको पढ़ना है। आप अगर स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी करंट अफेयर ये आपका काफी अच्छा रहेगा। तो ये आपकी सब चीजों को एक साथ कवर देता है, तो कवर करा देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ही आप इसके लिए देखें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए ही आपको ये मतलब कि वीडियो देखना है, सॉरी यूपीएससी के लिए ही आपको ये वीडियो देखना है। तो आप स्टेट पीसीएस के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं, तो इसको वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी में दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हमारे द्वारा जो पीडीएफ दी गई है वो हमने आपको नॉर्मल दे दी है, मतलब कि ऐसे बिना अंडरलाइन वाली दी गई है। ठीक है, तो आपको बिना अंडरलाइन की ऑलरेडी दी गई है, तो अगर आपको अंडरलाइन वाली चाहिए तो ये हमारा जब पार्ट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आता है यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट के बाद सामाजिक मुद्दे, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद संस्कृति, और परिशिष्ट जो इसके लास्ट में जो सेक्शन दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट बताया तो बनाया था, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में बताया। अब सभी टॉपिक की डिटेल में बात करते हैं। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक आता है। पहला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में, यानी कि नेचुरल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में, या NBWL के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जैसे कि किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें हालिया संदर्भ देखना होगा। यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो वो आपका जो लेटेस्ट में जो घटनाक्रम हुआ रहता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। अब उससे रिलेटेड पूछता है तो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कुछ जो टॉपिक होते हैं वो आपके हिस्ट्री में, जैसे कि आपके पीछे जो चीजें चल रही होती हैं उसको मतलब कि जैसे ये बैठ के हुए या फिर उसमें संशोधन हुए या चीजों में नया चीजें एड ऑन किया गया, उस टाइम जो लॉ बने थे, उस टाइम जो परिस्थिति थी और अभी प्रेजेंट में जो परिस्थिति है उस तरीके से जो चेंजेस हुए तो उनको ऐड ऑन किया गया। तो क्या हो जाता है कि आपको जो पिछला था उसको भी पढ़ना होता है और अभी का भी पढ़ना होता है। ये आता है आपके जो पहले से टॉपिक चल रहे हैं उनमें। और जो अभी लेटेस्ट में आपका शुरू किया गया है तो उसमें आपको ये जरूरी हो जाता है कि कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, और कब मतलब कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था कि उसके कारण इस चीज को शुरू किया गया, या फिर किससे ये प्रेरित हो। तो इस तरीके के आपके 2 डायमेंशन आते हैं। अभी आपका एनवायरमेंट में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की गई। तो क्या किया गया है, 7th बैठक हुई है। कहाँ हुई है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये और कहा किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अब आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो जा रहा है, पहला तो आपका जैसे इम्पोर्टेंट हो गया गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका वन्य जीव बोर्ड के बारे में, ये इम्पोर्टेंट हो गया कि वन्य जीव बोर्ड क्या है। फिर ये कि अगर ये 7वीं बैठक है तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, जो अभी 7वीं बैठक है। तो इस तरीके से ये आपके 3-4 पॉइंट आपकी पहली लाइन से निकले, तो ये निकले। अब इसमें जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्या तथ्य रहे जो हालिया घटनाक्रम रहा उसके अकॉर्डिंग। फिर जानेंगे कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में, साथ ही साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
क्योंकि आपसे अब अगर ये चीजें आपकी चर्चा में रही है, तो इन तीनों से ही आपके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है और उसी पॉसिबिलिटी पे ही काम किया जाता है। इवन आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन गिरा। जैसे कि इस बैठक के दौरान जो हुआ है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। पहली बार क्या है? तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, इसमें नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट में क्या किया गया कि नदी डॉल्फिन यानी कि नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की जो संख्या है वह 6,327 रही है। प्रधानमंत्री ने 2025 में शेरों की संख्या का आकलन करने के लिए 16वें चक्र की शुरुआत की घोषणा की और पिछली बार शेरों की संख्या के आकलन के लिए 2020 में किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इससे रिलेटेड ये आपके प्रमुख तथ्य हो जाते हैं। फिर आते हैं वन्यजीव बोर्ड के बारे में कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो भारत सरकार 1952 के दौरान भारतीय वन्यजीव बोर्ड के रूप में नामित एक सलाहकार निकाय का गठन करता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहते हैं, जो मैसूर के पूर्व महाराजा रहे थे, श्री जयचंद राजा वाडियार इसके अध्यक्ष रहते हैं। सदस्यों के बारे में बात की जाए तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं। और यह गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रख्यात संरक्षणवादियों, पारिस्थितिविदों और पर्यावरणविदों में से 10 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। स्थायी समिति के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें NBWL में राष्ट्रीय बोर्ड समिति द्वारा को सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। अब NBWL के क्या कार्य हैं, इन कार्यों के बारे में भी देख लेते हैं। तो इनके कार्य जैसे कि आपकी ये जो संरचना सदस्यों के बारे में, तो ये पूछ ले जाता है कि इसकी स्थायी समिति का गठन किसके संदर्भ में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, वर्तमान में इसके कौन सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जान लेते हैं इसके कार्यों में, जैसे कि वन्य जीवन और वनों के संरक्षण में विकास में संधारणीय उपायों को बढ़ावा देना, वन्य संरक्षण को बढ़ावा देने और वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के तरीकों और साधनों पर नीतियां बनाना तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्रबंधन तथा उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित की जाने वाली गतिविधियों के मामले पर सिफारिश करना, विभिन्न परियोजनाओं गतिविधियों को कार्यान्वित करना या कराना और वन्य जीव तथा उनके पर्यावास पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो NBWL के ये प्रमुख कार्य आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाइन और IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज के बारे में कि केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लाइन के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी है। तो क्या किया गया है, प्रोजेक्ट लाइन के वित्त पोषण की इसके अंतर्गत मंजूरी दी जाती है। और ये हाल ही में सरकार ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना को मंजूरी दी। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, वन्य जीवों में बीमारियों की निगरानी करना, खासकर उन बीमारियों की पहचान करना जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आता है बेबीसियोसिस, यानी कि बेबीसियोसिस जो होती है शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसका जो नोडल एजेंसी आता है वह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण होता है और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। शेर के लिए ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज के तहत पहला ग्रीन स्टेट असेसमेंट भी जारी किया हुआ है। अब ये स्टेट का जो असेसमेंट है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यह प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति या पुनर्बहाली को मापने और संरक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैश्विक मानक प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं जैसे कि इसका कवरेज जो है वह सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी प्रजाति को कवर करता है। इसके अंतर्गत ग्रीन स्टेट्स में 8 श्रेणियां हैं। पहला तो वन में विलुप्त होना, गंभीर स्तर तक गिरावट होना, बहुत अधिक गिरावट होना, मध्यम गिरावट आना, कम गिरावट आना और पूर्णतः पुनः प्राप्ति, कोई गिरावट नहीं और अनिश्चित स्थिति इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। रेड लिस्ट का पूरक किस तरीके से है, इस केस में विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है और यह जानकारी प्रदान करती है कि प्रजातियों को कैसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए संरक्षण का संबंधी कौन से उपाय करना आवश्यक होते हैं।
IUCN रेड लिस्ट में 100 से अधिक IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज असेसमेंट इसमें शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख क्राइटेरिया देखने को मिलता है। और इसका एक तरीके से देखा जाए कि ये रेड लिस्ट असेसमेंट का एक वैकल्पिक हिस्सा के तौर पर ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज असेसमेंट को देखा जा रहा है। ग्रीन स्टेट्स किस प्रकार से प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति का निर्धारण करते हैं, जैसे कि कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है, या अपने पूरे पर्यावास के व्यवहार्य आबादी में मौजूद है, या वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्यों को संपन्न करती है। तो इस तरीके से, और इसका नोट के तौर पर देखा जाए तो इसमें IUCN ने रेड ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरिया भी जारी करता है। तो इस तरीके से ये नोट के तौर पर इसमें देखा जाता है। अब आते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कि प्रोजेक्ट लाइन 2020 के बारे में कैसे, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, इसका क्या मुख्य फोकस क्षेत्र है और ये कितने वर्षों के लिए है। तो इसका जो मेन मोटिव था, व्यापक और दीर्घकालिक संरक्षण संबंधी प्रयासों के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है। और इसका मुख्य क्षेत्र आता है जैसे कि परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण, शेरों के लिए संधारणीय पर्यावास सुनिश्चित करना, शेरों के पर्यावास का पुनरुद्धार और शेरों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को सुरक्षित करना, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करना, रोग प्रबंधन, भारत को बड़े बिडाल वंशियों के स्वास्थ्य अनुसंधान और उपचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसकी जो समय अवधि होगी वो 10 वर्ष की होगी और इसका कार्यान्वयन गुजरात सरकार तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और जैसे अन्य हितधारकों के द्वारा किया गया। गिरपू क्षेत्र के बारे में बात करें, यानी कि गिर लैंडस्केप एक तरीके से भारत के अर्ध सूक्ष्म पश्चिमी भागों में सूक्ष्म पर्णपाती वनों का एक सबसे बड़ा सघन क्षेत्र होता है। यह ऊबड़ खाबड़ भूमि, पहाड़थक पहाड़ियां, पठार और घाटियां मौजूद होती है और इसकी प्रमुख नदियों में हिरण, मचुंदरी, रावुल, सतरंजी, सिंगोड़ा आदि आती है। और इसकी वनस्पति में सागौन, राइटिरिया, टिक्टोरिया या दूधलो खैर आती है और इसके जीव में तेंदुआ, लकड़भद्रा, चीतल आदि सांभर आते हैं। इसका जो मानव बस्ती है वह मालधारी शेर के साथ सहजीवी संबंध बनाकर सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनकी बस्तियों को नेसस कहा जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, उड़ीसा सरकार ने इस रिजर्व को नेशनल पार्क में अधिसूचित किया। तो इसे नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित करके भारत का कौन सा पार्क बनाया गया है, 107, यानी कि अभी तक काफी समय से आपके 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, प्रेजेंट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। और यह उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है और भीतरकनिका का क्षेत्र इससे कम है। जो पहले भीतरकनिका यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था और भी वर्तमान में भी है, तो इसके क्षेत्र से कंपैरिजन किया जाए तो उड़ीसा का जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्र ज्यादा है। सिमलीपाल वन के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति के संदर्भ में सबसे पहले आता है कि यह सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में स्थित है। इसमें बहने वाली मुख्य नदियों में आपका आता है बुद्ध, वलंगा, पलपला, बंदर, सालंदी, कहेरी और देव नदी इसके अंतर्गत आती है। सिमलीपाल को वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। सिमली पार्क भारत का 107वां और उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है और भीतरकनिका उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क आता है। इसकी वनस्पति के अंतर्गत बात की जाए तो यह आर्द्र मिश्रित पर्णपाती तथा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन होते हैं और यह सूक्ष्म पर्णपाती वन जैसे कि साल, वृक्ष और घास के मैदान भी इसमें मौजूद होते हैं। और इसके वन्य जीवन में सिमलीपाल विशेष रूप से मेरिनिस्टिक बाघ भी पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में फिशिंग कैट, वॉकिंग डियर, माउस डियर आदि शामिल होते हैं। और यह पहला रिजर्व है जहां पर टेल ग्रेड AI प्रणाली ने शिकार रोधी साधन के रूप में सफलता हासिल की हुई है, यानी कि सफलता दिखाई हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर नेशनल पार्क क्या होते हैं। जो पहले टाइगर रिजर्व था इसको वर्तमान में नेशनल पार्क कर दिया। तो नेशनल पार्क बनता है तो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं कि कोई भी उद्यान या फिर कोई भी टाइगर रिजर्व आपका नेशनल पार्क बन जाता है। तो नेशनल पार्क को अधिसूचित करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो उसमें पारिस्थितिकी और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति, वन्य जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के कारण उसके वन्य जीवों और पर्यावरण को एक सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है।
राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की भी अनुमति दी गई। एक अधिसूचना जारी की जाती है जो राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी करता है, जिसमें एक बार अगर ये अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का क्राइटेरिया होता है, तब ये चीजें की जाती है। नेक्स्ट आता है नदी डॉल्फिन के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में नदी डॉल्फिन को अब तक का पहला सर्वेक्षण पता चला है कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या 6,327 रही। अन्य संभावित तथ्यों के बारे में बात करें तो इसके सर्वेक्षण के संदर्भ में देखा गया है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के तहत संचालित की गई और इस रिपोर्ट के नाम में आता है कि इसमें भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 के शीर्षक वाले रिपोर्ट में प्रकाशित की गई। भारतीय वन्यजीव बोर्ड संस्थान यानी कि वन्यजीव संस्थान के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून आता है। इसकी उत्पत्ति 1982 द्वारा स्थापित की जाती है, जो अप्रैल 1986 में एक स्वायत्तता प्रदान करती है और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी गवर्नेंस जो आती है वह भारतीय वन्यजीव संस्थान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता वाली सोसाइटी के तहत एक प्रशासित होता है। यह जो मिशन होता है वह वन्य जीव विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप संरक्षण में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। इसका जो मेन कार्य होता है वह वन्य जीवों और जैव विविधता अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और परामर्श देना होता है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पर्यावरणिक प्रभाव आकलन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ये भारतीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि वन्यजीव संस्थान के बारे में एक जो अवलोकन दिया गया उसके बारे में। अब आते हैं कि जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है नदी डॉल्फिन को लेकर, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाले तो पहला तो आता है कि भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? 6,327 है, जिसमें गंगा नदी की डॉल्फिन में ये आती है 6,324, सिंधु नदी में केवल 3 आती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन में सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। इसके बाद आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है और पंजाब में कम से कम 3 डॉल्फिन दर्ज की गई। सिंधु नदी की डॉल्फिन के अंतर्गत बात करें तो इसमें संख्या जो देखी गई है वह चिंताजनक रूप में रही सिंधु नदी डॉल्फिन की। अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करती है। उनके संरक्षण और उनके पर्यावास एवं जैव विविधता पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु शुरू की गई भारत की पहल जैसे कि संरक्षित क्षेत्र का होगा कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में, चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र जो आता है वह लक्षित प्रयासों को लागू करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित करता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जिसका जो उद्घाटन है बिहार के पटना में किया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग जो कि 2024 में भारत में डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की सफलतापूर्वक सैटेलाइट टैगिंग करने का लक्ष्य हासिल किया हुआ है। फिर आते हैं हम आगे की ओर नेक्स्ट टॉपिक में कि रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की 4 और आर्द्रभूमियां शामिल की गई। तो आपने रामसर कन्वेंशन में भारत की जो पहले 85 आर्द्रभूमियां थी तो 4 और शामिल करके टोटल कितनी हो गई है? 89। अभी हाल ही में जैसे कि इस तरीके की जब टोटल 89 हुई है तो ये बात आती है कि सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो राम का तमिलनाडु जो है 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे आगे है और जो भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आबादी मतलब कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वह किस राज्य में है, तो वो आपके तमिलनाडु में आता है। इसमें सिक्किम और झारखंड पहले रामसर स्थल थे। फिर आते हैं नए रामसर स्थल के बारे में, जैसे कि आपके जो 4 शामिल किए गए हैं तो आपके 2 तो तमिलनाडु के हैं, एक झारखंड का है और एक आता है आपका सिक्किम का। तो सिक्किम का कौन सा है? सबसे पहले सिक्किम के बारे में देखते हैं। ये आता है खेची गोपलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है। इसे बिसिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह इच्छाएं पूरी करता है और इसे स्थानीय रूप से सो जो यानी कि ओह लेडी सिट हियर कहा जाता है और यह मुख्य रूप से खा चोट पालवी भी इसे कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि पद्म संभव का स्वर्ग। और इसे सर्व प्रकार की आत्मभूमि होती है जिसमें बौद्ध और हिंदू दोनों पवित्र माना जाता है। तो ये इस तरीके की वेटलैंड है। नेक्स्ट आती है आपकी उधवा झील झारखंड, जो कि इसका नाम भगवान कृष्ण के मित्र महाराज भारत के संत
उद्धव के नाम पर रखा गया। इसे वन्य जीव अभ्यारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें दो जल निकाय आपका पटोरन और बरहरे है। और इसमें हाउस शिफ्टिंग, फिशिंग ईगल, रापही गाइड जैसी पक्षी प्रजातियों का पर्यावास होता है। फिर आते हैं थेरथलांग पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है, जिसमें स्थान मन्नार की खाड़ी के पास मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। यह पेंडेंट स्टार, ब्लैक हेडेड आइबिस, स्पॉट बिल्डिंग पेलिकल आदि प्रजातियों का एक पर्यावास होता है। और यह बबूल यानी कि अकेसिया निलोटिका वृक्षों के लिए विख्यात होता है। फिर आते हैं सक्कारा कोत्तई पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है, और इसका स्थान मन्नार की खाड़ी के पास है, जो मध्य एशिया फ्लाईवे पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए तो यह सकारा कोत्तई खोज को 1321 ईस्वी में कुटीमारमटू यानी कि सामुदायिक भागीदारी के जरिए से बनाया जाता है। और यह पेंटेड स्टॉर, ब्लैक हेडेड आइबिस आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत की जो चार और नई प्रजातियां, मतलब की रामसर गणतंत्र को जोड़ा गया है रामसर स्थल को, तो ये टोटल आपकी 84 से आपकी 85 से 89 हो गई है, जो दो तमिलनाडु में, एक सिक्किम में और एक झारखंड में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट जैव ईंधन के बारे में, यानी कि बायोफ्यूल के बारे में। तो हाल ही में देखा जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन उत्पादक देश बन गया। तो जैव ईंधन उत्पादक देश बनता है तो इसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जैव ईंधन क्या है और सर्वाधिक बहुतायत कहाँ पर पाई जाती है। तो ये इसका एक पूरा डिटेल जानते हैं। जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में बात की जाए तो ये ऐसे ईंधन होते हैं जिनका उत्पादन नवीनीकरण संसाधनों से किया जाता है और इन्हें डीजल, पेट्रोल और अन्य जीवाश्म ईंधन के स्थान पर और उसे मिश्रित करके उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन के जो प्रकार होते हैं आमतौर पर चार पीढ़ियों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि पहली पीढ़ी जो आती है वो जैव ईंधन के खाद्य फसलों से बनाए जाते हैं। दूसरी पीढ़ी जो आती है वह जैव ईंधन और के अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट से बनाए जाते हैं। और तीसरी पीढ़ी आती है जो जैव ईंधन शैवाल आधारित जैव ईंधन होता है। और आपकी चौथी पीढ़ी जो आती है इसमें जैविक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीव का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 स्टेज इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में बात करें तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, जो देश जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। इसमें आपका बायोएथेनॉल और बायोडीजल मिश्रण होता है। संपीड़ित बायोगैस जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आदि इसमें शामिल होती है। जैव ईंधन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो यह एक तरीके से जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से लेकर उपयोग तक की तुलना में 80% तक उत्सर्जन कम करता है। इसके नवीनीकरण मेथनॉल के उपयोग में ये विभिन्न प्रकार के पॉलीमर और ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है। और जैव ईंधन उत्पादन के दौरान उद्योगों के लिए उपयोगी कई प्रकार के उप उत्पाद भी इसमें उत्पन्न होते हैं। अन्य के अंतर्गत बात करें तो यह ऊर्जा सुरक्षा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि अवशेषों या अपशिष्टों के लिए बाजार के विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका ये मेन इम्पोर्टेंस होता है। चलिए तो जान लेते हैं इसके द्वारा उठाए वो जो जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए इसके बारे में। जैसे कि नीति नीति और रोड मैप संबंधी पहलों का होना कि राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 और 2022 में ऑलरेडी संशोधित किया जा चुका है। और इसमें फीड स्टॉक आधार पर इसे विस्तारित किया गया है, जो गन्ने के रस, खराब हो चुके अनाज, कृषि अपशिष्ट के फीड स्टॉक के रूप में उपयोग में अनुमति दी जाती है। और ये दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के प्रोत्साहन की भी शुरुआत करता है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में, जो कि पेट्रोल में 19.6% मेथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया है। साथ ही भारत ने 2030 तक निर्धारित मूल लक्ष्यों में 5 वर्ष पहले यानी कि 2025 तक 20% ईबीपी को हासिल करने की राह पर रहा है। अब संरचना एवं उत्पादन संबंधी सहायता देखा जाए तो इसे प्रधानमंत्री जीवन योजना जो 2019 में रही है, जिसका उद्देश्य 2G एथेनॉल क्षमता की नवीनतम प्रगति को बढ़ावा देना है। गोवर्धन यानी कि ग्लेबनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज योजना, जो कि पशुओं के गोबर से बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देती है। किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प का होना, जो सतत पहल 2018 में शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था बायोमास अपशिष्ट से संपीड़ित जैव गैस और जैव खाद्य उत्पादन कर बायोमास अपशिष्ट के आर्थिक मूल्य को साकार करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के अंतर्गत देखा जाए तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस 2023 जैव ईंधन उत्पादन प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने भारत के नेतृत्व वाली एक पहल के रूप में होते हैं। और द्विपक्षीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो यह भारत में
और ब्राजील में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एथिनल शुरू किया गया है, जो तकनीकी आदान प्रदान पहल से गन्ना, मोलेसेस, सीरा आदि जो एथेनॉल उत्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है। अन्य के अंतर्गत देखें तो इसमें मिश्रण कार्यक्रम में जैव ईंधन की खरीद पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर इसे 5% कर दिया गया और E20 ईंधन यानी कि एथेनॉल 100 आदि को लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कोसी मेची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना के बारे में। ये कोसी मेची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना जो है वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत 2029 तक इसका कार्य पूरा किया जाएगा। यह पूरा होने के बाद बिहार में परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, साथ ही इससे बाढ़ में निपटने में मदद मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं कोची मेची अंतरराष्ट्रीय लिंक परियोजना के बारे में कि यह क्या परियोजना है और इसे किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का किससे लिंक किया जाएगा। तो इस परियोजना के तहत बात करें तो कोसी नदी अतिरिक्त जल के बिहार में नरहा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा और इसके तहत पूर्वी कोशी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इस नहर का विस्तार मेची नदी तक किया जाता है। पूर्वी कोशी मुख्य नहर भारत और नेपाल की संयुक्त कोशी परियोजना का भाग है और यह कोसी नदी द्वारा बार बार अपना अपवाह मार्ग बदलने की समस्या के समाधान के लिए इस नहर का निर्माण किया जाता है। कोसी और मेची नदियों के बारे में बात करें तो कोसी नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है जो आपकी तिब्बत से निकलती है और यह नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से होते हुए बिहार के निचले मैदान इलाके में जाती है और यह नदी आगे बढ़ते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियों में बात करें तो इसमें सुन कोशी, अरुण कोशी और तमोर कोशी आती है। और मेची नदी बारामसी नदी है जो कि कोशी नदी के पूर्व में स्थित है और यह महानंदा की एक सहायक नदी होती है। तो ये कोसी और मेची नदियों के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करें तो यह योजना की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को 2015-16 में शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य खेतों तक जल पहुंचाने की स्थिति में सुधार करना है, अधिक कृषि योग्य की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, खेतों में जल का प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना और जल संधारण की संधारणीय परिस्थितियों पद्धतियों को अपनाना इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मेन मोटिव होता है। अब इसके घटकों के बारे में बात करें तो ये आता है कि केंद्रीय जल संसाधन शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी एक इसके अंतर्गत है। फिर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक में वाटर सेट डेवलपमेंट का होना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसका 1996-97 में शुरू की जाती है। 2015-16 में यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल की जाती है और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह दीर्घकालिक सिंचाई नीति के तहत बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रित सहायता प्रदान करना और ये नाबार्ड से उधार लेने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आती है। अब आते हैं एक राष्ट्र एक समय के लिए मसौदा नियम के बारे में, ये सुर्खियों में क्यों रहा है। तो उपभोक्ता मामले विभाग ने विविध मांग विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2025 का मसौदा इसमें अधिसूचित किया। इसका जो उद्देश्य था भारत के सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय के उपयोग को मानकीकृत और मान अनिवार्य करना होता है। और यह मसौदा जो देखा जाए 2025 का, तो इसमें अनिवार्य समय प्रबंधन संदर्भ में वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, कानून, अनुबंध और वित्तीय परिचालन सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय ही अनिवार्य समय को संदर्भ करता है और इसका प्रतिबंध कोई व्यक्ति, संस्था, आधिकारिक, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करना। टाइम सिंक्रोनाइजिंग प्रोटोकॉल को अपनाना कि इसके तहत नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल आदि को अपनाना अनिवार्य होता है और यह साइबर सुरक्षा के अंतर्गत रेजिलियंस सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र को निर्धारित करता है और इसमें अधिकृत अपवाद में आता है पूर्व अनुमति के साथ निर्धारित उद्देश्यों जैसे कि खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए एक वैकल्पिक टाइम स्केल का उपयोग अनुमति देता है। भारतीय मानक समय के बारे में बात करें तो यह भारत की एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो कि मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा और मानक मध्याह्न रेखा IST के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन और मेंटेनेंस CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम 5 घंटे 30 मिनट से आगे होता है जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट्स टाइम कहा जाता है और यह एक तरीके से स्थानीय मान के तौर पर जाना जाता है, जिसमें असम के चाय बागानों में अनौपचारिक चाय बागान या बागान टाइम यानी कि चाय बागान समय का पालन किया जाता है जो IST से 1 घंटा आगे होता है। फिर आते हैं आपके सॉगिंग फॉल्ट के बारे में। सॉगिंग फॉल्ट जो होता है हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि म्यांमार में भूकंप आया हुआ है। अब म्यांमार में भूकंप आया था तो उसके पीछे क्या रीजन था, तो उसके पीछे रीजन आता है आपका स्ट्राइक स्लिप
फॉल्टिंग यानी कि शॉकिंग फॉल्ट के बारे में। तो ये शब्दावली जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि सुर्खियों में रहे यानी कि हाल ही में समाचारों में रही शॉकिंग फॉल्ट क्या, इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग भी याद रखना है, शॉकिंग फॉल्ट भी याद रखना है, और ये किससे रिलेटेड है, म्यांमार में जो भूकंप आया है उससे रिलेटेड है। शॉकिंग फॉल्ट के अंतर्गत बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में म्यांमार से होकर गुजरता है और भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के बीच एक सीमा बनाता है। इसकी जो विशेषता आती है वह विश्व के सबसे लंबे और सक्रिय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में से एक है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर होती है। और इसकी विवर्तित गति जो होती है वह भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर यानी कि यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकती है और इस वजह से शॉकिंग फॉल्ट पर एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से ये शॉकिंग फॉल्ट के बारे में। इस फॉल्ट के बारे में बात करें तो पहला तो इसकी डेफिनेशन को लेकर है कि भूपर्पटी के सेलों में गहन दरारें की फ्रेंस होती है और फ्रेंस के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है और यहाँ ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं। इन फॉल्ट प्लेन्स के साथ होने वाली हलचल से संचित तनाव निकलता है, भूकंप आते हैं और इस फॉल्ट या फ्रेंस में उसके प्रकारों में देखें तो पहला तो आता है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा आता है रिवर्स फॉल्ट और तीसरा आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जो नॉर्मल फॉल्ट होता है यह तब बनता है जब फॉल्ट की चट्टान यानी कि हैंगिंग वाले नीचे की चट्टान के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है, यानी कि जो साइड के ऊपर वाली चट्टान है वो नीचे की चट्टान के ऊपर धीरे धीरे खिसक रही है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर खिसक रही है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट होगा। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीकी लिफ्ट घाटी और बेसिन में देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड रिवर्स फॉल्ट के बारे में। रिवर्स फॉल्ट किस तरीके से होता है, तो ये फॉल्ट जो होता है वह प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान या ब्लॉक के ऊपर हो जाता है। जैसे कि आपका ये यहाँ पर प्लेन प्लेन एरिया है, यहाँ पे क्या हो गया है, एक तरीके से फॉल्ट हो गया है। ये फॉल्ट होता है ऐसा संपीड़न के कारण अभिसरण सीमाओं पर होता है। जो यहाँ की जो अभिसरण सीमा है यहाँ पर इस तरीके की ये स्थिति देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है, ये आपके रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत में देखने को मिलती है, जो बलित पर्वत है वहां देखने को मिलती है। फिर आते हैं हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के बारे में। ये किस तरीके की स्थिति होती है, ये जो होती है वह दो प्लेट्स यानी कि क्षैतिज रूप में जैसे कि हॉरिजेंटल एक दूसरे पर आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत कम लंबवत विस्थापन होता है और उदाहरण के लिए इसमें अनातोलिया फॉल्ट और तुर्की आता है। तो इस तरीके से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। फिर आते हैं हम फोर्थ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के बारे में, जो एक तरीके से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ही है, जो टेक्टोनिक की प्लेटों के बीच सीमा बनाता है, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया के अंतर्गत इस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के एक प्रकारों के तौर पर देखा जाता है। अब आते हैं हमारी कुछ और एक सुर्खियां रहती है सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में। ये भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई है और यह एक ऐसी परिघटना होती है जो मृदा का खंड ठोस की बजाय तरल करने का व्यवहार करने लगती है और यह तब होता है जब सतह के नजदीक असंगठित और जल संतृप्त मृदा तीव्र भूकंपीय झटकों के कारण अपनी मजबूती खो देते हैं और यदि यह लिक्विफिकेशन इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे होती है तो इसमें भारी नुकसान होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्वायत्त लिक्विफिकेशन के बारे में ये डिटेल है। नेक्स्ट आती है अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम जैसे कि वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क। कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस फ्रेमवर्क की क्या विशेषता है कि हाल ही में इसके द्वारा जो मंजूरी दी गई। तो आईएमओ नेट जीरो फ्रेमवर्क विश्व का ऐसा पहला फ्रेमवर्क है जो संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और ग्रीन हाउस गैसों के मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। एयरपोर्ट परिवहन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 3% योगदान देता है, जिसमें जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन के एनेक्स 6 में शामिल किया जाता है और जो जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित होता है। इसका जो उद्देश्य आता है 2050 के आसपास या उससे पहले शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। जहाजों की निम्नलिखित का पालन करना होगा जैसे कि वैश्विक ईंधन मानक, वैश्विक आर्थिक उपाय। आईएमओ नेट जीरो फंड के बारे में बात करें तो यह नया फंड बनाया गया है जिसमें उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि की जमा की जाएगी और इसका कार्यान्वयन अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से बनाया जाएगा और 2027 से इसे प्रभावी रूप से अनिवार्य हो जाएगा। और अगर ये एक बार प्रभावी हो जाता है तो उसके बाद 5000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों को अनिवार्य हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय भू परिवहन से कुल CO2 उत्सर्जन का 85% उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट आता है बेट इकोमोन के बारे में। बेट इको लोकेशन मॉनिटरिंग का जो संक्षिप्त नाम है वह बेट इकोमेन। यह भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली होती है जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के द्वारा विकसित की जाती है। बेटी कोमेन के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से स्वचालित प्रणाली होती है जिसमें रियल टाइम में चमगादड़ों की आवाज का पता लगाने
उनका विश्लेषण करने के लिए सक्षम होती है और वेट डिटेक्टर के रूप में कार्य करती है, जो एक तरीके से विशेष रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जो प्रणाली में कीट, पक्षी, चमगादड़ों की अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन कॉल या आवाज को मनुष्य के लिए श्रवित होने में परिवर्तित करता है। तो ये वेट ही कोमेन के बारे में आता है। नेक्स्ट आता है चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में कि AWPI यानी कि दो प्रमुख श्रेणियों प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार में चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार प्रदान किए गए। तो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपके भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। तो ये क्या होता है? तो इसके अंतर्गत बात करें तो 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मेन मोटिव होता है कि पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देना और पशु कल्याण को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत मानवतावादी रुक्मणी देवी अरुणदेल के नेतृत्व में की जाती है, जिसमें 6 संसद सदस्य होते हैं जो राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4 आते हैं, जिसमें सहित 28 सदस्य होते हैं। फिर आते हैं बाकू टू बेलेम रोड मैप के बारे में कि भारत ने ब्रिक्स देशों में 2035 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु बाकू टू बेलेम रोड मैप को एकजुट होने की अपील की। भारत के अनुसार इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बाकू टू बेलेम रोड मैप के बारे में बात करें तो यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर पक्षकारों के 29वें सम्मेलन में एक नए वैश्विक वित्त पोषण लक्ष्य फ्रेमवर्क पर सहमति बनती है और इसका उद्देश्य ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले आगामी COP30 में जलवायु वित्त के लक्ष्यों को बढ़ाना, साथ ही इसका जो उद्देश्य आता है विकासशील देशों में कम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाले जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास पथ अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट आता है उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया है, जिसमें CPCB के कुल 419 क्षेत्रकों का रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। और ये वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें जल, वायु, खतरनाक अपशिष्ट प्रदूषण के आधार पर दिए जाने वाले अंगों को समान खारांश देते हुए प्रदूषण सूचकांक आधारित एक संशोधित पद्धति का पालन किया जाता है और यह 2016 में उद्योगों के वर्गीकरण के मानदंडों को सुसंगत बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ब्लू श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें घरेलू और सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें वे सुविधाएं शामिल होती हैं जो घरेलू औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने, कम करने और निपटाने के लिए जरूरी होती है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो एक तरीके से प्लांट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें, घास, खरपतवार जैसे विविध फीड स्टॉक पर आधारित होती है, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना होती है और इसे पिल्लू श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक क्रिया अपशिष्ट पर आधारित CBG प्लांट रेट श्रेणी में भी बने रहे। नेक्स्ट आते हैं हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हो उसके बारे में कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आइस क्रंच नामक परियोजना शुरू की जाए, जो भारत के पहले उच्च ऊंचाई जलवायु अनुसंधान केंद्र का ये उद्घाटन करती है। उच्च ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो एक तरीके से आइस क्रेंच, पहले तो आइस क्रेंच के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि आइस क्रेंच जो होता है वह उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नाभिकीकरण और मेघ संघनन नाभिक गुण होते हैं, जो भारत और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोगात्मक अध्ययन होती है और इसकी अवस्थिति देखी जाए तो ये नाथा टॉप जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुसंधान, क्षमता निर्माण, युवा वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण और जलवायु मॉडलिंग क्षमताओं का विकास करना है। और इसका मुख्य भूमिका में आता है कि यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच कार्यक्रम के संबंध दीर्घकालिक अनुसंधान केंद्र के तौर पर कार्य करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है C40 सिटीज के बारे में। C40 सिटीज और UN हैबिटेट ने शहरी नियोजन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। C40 के बारे में बात करें तो यह दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 महापौरों यानी कि मेयर का एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। वर्तमान में 6 भारतीय शहर C40 के सदस्य है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई आते हैं। तो इस तरीके से आपके भारत के 6 शहरों को इसमें C40 के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है कोएलिशन फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल AI के बारे में कि हाल ही में कई देशों, टेक कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कोएलिशन फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल AI स्थापित करने की साझेदारी की। इस कोएलिशन के बारे में बात करें तो यह 37 टेक कंपनियों, 11 देशी, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 100 से अधिक भागीदारों के साथ एक वैश्विक पहल होती है और इसका उद्देश्य AI पर्यावरणीय संभालता को बढ़ावा देना होता है। इसका नेतृत्व फ्रांस
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा किया जाता है और इसकी घोषणा पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के लॉन्च करता है। इसका उद्देश्य डीकार्बनाइजेशन, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता संरक्षण और महासागर संरक्षण के लिए एआई का उपयोग करना, मानकीकृत मैट्रिक्स, जीवन चक्र विश्लेषण फ्रेमवर्क, संधारणीय एआई अनुसंधान स्थापित करना, सरकारों, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इसका ये मेन मोटिव होता है। फिर आते हैं स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में कि इसे से 14,000 से अधिक नए सैंपल्स आए हैं। इसे आर्कटिक डूम्सडे सीड वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है वह आर्कटिक आर्कटिक द्वीप नॉर्वे में। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि इसी तरीके की शब्दावली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। स्वामित्व एवं प्रबंधन देखा जाए तो नॉर्वे में स्वामित्व है और इसका प्रबंधन नॉर्वे के कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, क्षेत्रीय जीन बैंक और जैव क्रॉप ट्रस्ट के बीच में किया जाता है और इसका जो इम्पोर्टेंट होता है वह सभी जीवों में प्राप्त जीव बैंकों से प्राप्त बीज प्रतियों को सुरक्षित, निःशुल्क और दीर्घकालिक भंडारण है और यह परमाणु युद्ध, मानव संघर्ष, जलवायु परिवर्तन आदि की स्थिति में बैकअप के रूप में कार्य करेगा। अब आते हैं अमोनिया प्रदूषण के बारे में कि हाल ही में यमुना बोर्ड ने कहा है कि यमुना नदी में हर साल अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। इससे तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इस समस्या से निपटने के लिए समेकित रूप से कार्य नहीं करते हैं। अमोनिया प्रदूषित जल के बारे में बात करें तो इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल और अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम मात्रा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन है। अमोनिया प्रदूषण के कारण बात करें तो अधिक संख्या में फार्म पशुओं का पालन, सीमेंट मोटर पाइप लाइनिंग, अनुपचारित सीवेज को बहाना, बैक्टीरिया सीवेज, पशु अपशिष्ट से प्रदूषित जल में अमोनिया की अधिक मात्रा दर्ज की जाती है। स्वास्थ्य को खतरा होता है जैसे कि अमोनिया प्रदूषण की वजह से आंख, नाक, गले, जलन के माध्यम से श्वसन प्रणाली को प्रभावित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा समन निधि के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है और ये आपदाओं के समन के लिए 3,027.86 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यह धनराशि राष्ट्रीय आपदा समन निधि में 3 आपदाओं को मानकीकृत स्वीकृत करती है। राष्ट्रीय आपदा समन निधि 2 के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 में की जाती है और यह आपदा जोखिम समन निधि का एक हिस्सा होता है जो आपदा मोचन कोष सहित भारत के आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं, जिसमें राज्य स्तर पर सभी राज्यों तेलंगाना को छोड़कर राज्य आपदा समन निधियों को स्थापित करना शुरू किया गया है और यह केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए एसडीएमएफ में केंद्र के हिस्से में 75% योगदान करती है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह योगदान 90% रहता है। तो इस तरीके से ये आता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सूचियों में रही शब्दावलियां एवं अवधारणाओं के बारे में, जैसे कि ग्रीन गेविंग। ग्रीन गेविंग क्या होता है? तो असम के स्थानीय समुदाय असम सोलर पार्क को ग्रीन गेविंग बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या किया गया है कि जो असम का सोलर पार्क है उसको ग्रीन गेविंग बताया जा रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये अगर किया जा रहा है तो ये आखिर ग्रीन गेविंग होता क्या है? सबसे पहला तो ये आता है और इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया। अगर वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है तो ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल शब्दावली से रिलेटेड है। तो ये तो आपका मतलब पूछा जा सकता है ना। तो ग्रीन गेविंग जो होता है वो एक तरीके से पर्यावरणीय उद्देश्यों के नाम पर भूमि और संसाधनों का वियोजन होता है जिसमें वर्तमान में चिंता का कारण बनकर उभरा। ग्रीन गेविंग एक तरीके से तब होती है जब किसी भूमि का कार्बन ऑफसेटिंग, जैव विविधता संरक्षण, नवीनीकरण या स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन जैसी परियोजनाओं के लिए फिर से उपयोग में किया जाता है। तो ये ग्रीन गेविंग है। नेक्स्ट आता है पेट्रिफिकेशन के बारे में। पेट्रिफिकेशन क्या है? तो झारखंड के पाकुड़ में राजमहल पहाड़ियों में पेट्रीफाइड वुड जीवाश्म अपनी तरह की खोज की गई। पेट्रिफिकेशन जो होती है एक तरीके से ऐसी क्रिया होती है जो कार्बनिक और जैव पदार्थ पूरी तरह से खनिजों में तब्दील हो जाते हैं और जीवाश्म पत्थर का रूप ले लेते हैं। परमिनलाइजेशन एक तरीके का जीवाश्म होता है जो पादप पदार्थों, हड्डियों, सेल के छिद्र, मृदा, झीलों या समुद्र में खनिज पदार्थ से भर जाते हैं और इसमें मूल यूतक की हर छोटी से छोटी जानकारी पूरी तरह से संरक्षित होती है और इस तरीके से जीवाश्मीकरण में कठोर और कोमल दोनों तरीके के ऊतक होते हैं। फिर आते हैं मेसो स्केल कनेक्टिव करने कन्वेक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम जो केंद्रीय तत्व में पाया जाता है जिसमें मृदा की नमी तीव्र तूफानों में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है और इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके से तड़ित छिंजाओं का एक समूह होता है जो प्रणाली के रूप में कार्य करता है और ये पूरे राज्यों में फैल सकता है और 12 घंटे से अधिक समय के लिए सक्रिय रहता है। इसका कारण जो होता है तीव्र वर्षा का होना और इसमें पशु जीवन, पशुधन अवसंरचना व्यापक क्षति होती है। साथ ही साथ इसमें एमसीएस के हॉटस्पॉट में पश्चिमी और मध्य अफ्रीका, उत्तरी भारत, अर्जेंटीना, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में शामिल है। फिर आते हैं हम स्ट्रेटोवॉल्केनो के बारे में।
स्ट्रेटो वॉल्केनो के बारे में देखा जाए तो हाल ही में एक दुर्लभ घटनाक्रम देखने को मिला है कि इथोपिया में स्थित माउंट फेनकालो ज्वालामुखी से मीथेन गैस का एक विशाल गुफार निकलकर दिखा। और ये माउंट फेनकालो एक तरीके से स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो आखिरी बार विस्फोट 1820 में हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है, पहला तो ये कि ये 1820 के बाद अभी हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हो गया। अब 1820 के बाद हुआ है तो ये एक तरीके से स्ट्रेटो वॉल्केनो है। तो ये होता क्या है जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है, जैसे कि कई ज्वालामुखी में हर बार होता है, क्या हमेशा होता रहता है या फिर काफी समय बाद होता है? तो क्या होता है इसका रीजन, तो इसके बारे में जाने। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो जो होते हैं वह लावा प्रवाह और ज्वालामुखी राख प्रकोप से निर्मित विशाल व खड़ी वाला ढाल वाला ज्वालामुखी होता है। और इस प्रकार की ज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोट या उद्गार होते हैं और इसका उदाहरण माउंट फूजी जापान में, माउंट वेसुवियस इटली में, माउंट एटना इटली, माउंट रेनियर अमेरिका, माउंट क्राकटाउ इंडोनेशिया। मीथेन के विशाल गुब्बारे के बारे में बात करें तो यह गैस ड्रिलिंग स्थलों जैसे कि अत्यधिक बड़े उत्सर्जन स्थलों से विशाल मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। और ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है जो 20 वर्षों से अधिक की अवधि में इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक हो जाती है। तो ये मीथेन के विशाल गुब्बारे के बारे में। अब आते हैं सुर्खियों में रहे संगठन के बारे में, तो किस तरह कौन कौन से संगठन सुर्खियों में रहे। जैसे पहला आता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में, कि इसका हेडक्वार्टर जो आता है आपका कोलकाता में है और इसका जो संदर्भ देखा जाए तो यह देश के पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जिसे 175 वर्ष पूरे हो गए हैं। टोटल कितने ईयर इसमें कंप्लीट कर लिए हैं? 175। इसकी शुरुआत जो होती है वह कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए इसे स्थापित किया जाता है और ये समय के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेता है और एक संगठन बन जाता है जो भूविज्ञान संबंधी डेटा के व्यापक संग्रह से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में जॉन मैकलैंड के द्वारा की जाती है और 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी में डेविड हीरा विलियम्स को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करने की पहल की जाती है। और 1851 में नए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक के रूप में थॉमस ओल्डहम की नियुक्ति के बाद जेएसआई द्वारा कार्यों को करने की शुरुआत हुई है और यह सर्वे ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा पुराना सर्वेक्षण संगठन है जिसे 1767 में इसकी स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर एम एस कृष्णन होते हैं और इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिसमें लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, सीलम और कोलकाता आते हैं। यह खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय होता है, इसका एक नोडल कार्य मंत्रालय है। इसके 5 प्रमुख मिशन है जिसमें प्रथम मिशन जो आता है वह स्थलीय हवाई समुद्री सर्वेक्षण, मिशन सेकंड जो आता है वह प्राकृतिक संसाधन आकलन और खनिज कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का संवर्धन, तीसरा आता है जानकारी और उनका प्रसार करने, चौथा आता है भूतपूर्व और बहु विशेषज्ञ भूविज्ञान अनुसंधान और फिफ्थ में आता है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आता है। तो इस तरीके से इस मंत्रालय के प्रमुख 5 मिशन आते हैं। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के बारे में, कि इसमें भारत ने बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखी जाए तो भारत के द्वारा इस बार इसकी अध्यक्षता संभाली गई। इसकी शुरुआत होती है 2003 में और इसका उद्देश्य एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में होता है जो बंगाल की खाड़ी में संधारणीय तटीय मत्स्य पालन के सहयोग को बढ़ावा देता है और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इसमें सदस्य में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, नॉर्थ कॉन्ट्रैक्ट सहयोगी पक्षकार होते हैं। फिर आते हैं सुर्खियों में रही प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में, तो इसमें जो रिपोर्ट आती है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जिसे जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये 2006 से प्रकाशित की जा रही है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की जो जलवायु जोखिम में सबसे अधिक प्रभावित देशों में छठे स्थान पर रहता है जो आपका 1993 से 2022 के दौरान का एक डेटा जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग। जलवायु जोखिम सूचकांक जो है एक तरीके से पिछड़े आंकड़ों पर आधारित सूचकांक होता है जिसमें चरम मौसम की घटनाओं में होने वाली मानव और आर्थिक क्षति के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है और सबसे अधिक प्रभावित देशों को सर्वोच्च रैंकिंग दी जाती है। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी 2025 रिपोर्ट 2025 के बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में वैश्विक ऊर्जा मांग में 2024 में 4.3% बढ़ी हुई है और 2027 में 4% के करीब बढ़ने का अनुमान। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए चीन विद्युत के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है और 2024 में विद्युत उत्पादन में वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 1% की वृद्धि दी गई है और 2025 से 27 के बीच में इसमें स्थिर रहने की उम्मीद की गई। अपडेट्स के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि इंटरनेशनल विकेंट अलायंस, इसका क्या हुआ है कि IPCA ने आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतर सरकारी कानून संस्था के रूप में लागू हो गया। भारत में सौर ऊर्जा को पार करने में भारत ने 100 गीगावाट पार करने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
ऑफसेट पद्धतियों के अंतर्गत बात करें तो इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में ऑफसेट पद्धतियों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं और इसमें अन्य संबंधित तथ्यों के अंतर्गत बात करें तो यह कार्बन ट्रेडिंग योजना के तहत ऑफसेट तंत्र के लिए 10 क्षेत्रकों की एक मंजूरी दी है, जिसमें 6 क्षेत्रक पहले चरण के शामिल है, जिसमें 12 पद्धतियां विकसित की गई हैं और ये पद्धतियां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वो स्वच्छ विकास तंत्र पर आधारित होती है और स्वच्छ विकास तंत्र के तहत विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने की परियोजनाएं प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट अर्जित करती है और यह क्रेडिट खरीद बिक्री की जाती है और औद्योगिक देशों में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में खरीद सकती है। सुर्खियों में रहे स्थल जैसे कि विश्व में रहे सुर्खियों में रहे स्थल भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं में आती है आपका जागरोस पर्वत। जागरोस पर्वत जो है वो एक हालिया घटनाक्रम के अनुसार इराक में जागरोस पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र पृथ्वी की ओर निमज्जित होता है। प्राचीन यूथेसिस महासागरीय श्रेणी में दक्षिण पूर्वी तुर्की से लेकर उत्तर पूर्वी यूरान तक एक महत्वपूर्ण दरार विकसित हो रही है, जिसके कारण स्लैब विभाजित होकर पृथ्वी की आंतरिक परत को निमज्जित कर देते हैं। माउंट टुफोल के बारे में कि हाल ही में हलमोहरा द्वीप इंडोनेशिया के माउंट इकोना यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ननकाई ट्रंप जो कि जापान के ननकाई ट्रंप में संभावित मेगा क्वेक यानी कि बड़े भूकंप की चेतावनी जारी की है और यह प्रशांत महासागर के दो प्लेट टेक्टोनिक के बीच में एक प्रविष्टन क्षेत्र होता है, जिसमें फिलीपीन सागर यूरेशियन प्लेट के बीच में खिसक रही है और यह नॉन काई ट्रंप जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रशांत के पास स्थित है। फिर आते हैं माउंट टर्नकी यानी कि माउंट एगमोंट के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी का न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई है और माउंट टर्नकी एगमोंट नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि स्ट्रेटो वोल्केनो है या माओरी देश लोगों में अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए उनकी ये पवित्र पर्वत है। एंडीज पर्वत के बारे में, चूंकि इसका अध्ययन एंडीज पर्वत के ग्लेशियरों के घटके क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित होता है, जिसमें बलित पर्वतों में 7 आते हैं। 7 दक्षिणी अमेरिका देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है और यह ओजोन लैंडस्लाइड यानी कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय आदि के अंतर्गत आता है। अटाकामा मरुस्थल के बारे में कि प्रकाश प्रदूषण के चलते अटाकामा मरुस्थल ने स्थापित विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप की समस्या उत्पन्न हुई है और यह एंडीज पर्वत प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है और जल शुष्कता के कारण प्रशांत तट में बहने वाली हम्बोल्ट धारा एक ठंडी समुद्री धारा होती है जो आसमान साफ होने पर खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए काफी उपयोगी होती है। अब आते हैं जल निकायों के तौर पर। जल निकायों में आती है अकाबा की खाड़ी यानी कि इलेट की खाड़ी। इलेट की खाड़ी जो आती है वह होलोसीन काल के अंत के दौरान अकाबा की खाड़ी में प्रवाल वृद्धि के विकास में एक महत्वपूर्ण रुकावट पता चला। यह पूर्वी अफ्रीकी फ्रांस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें अरब प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। यह तिरान जलसंधि अकाबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है और इसके सीमावर्ती देशों में इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब आते हैं। ये आपके सीमावर्ती देशों के बारे में भी पूछ लिया जाता है और ये अगर आपकी हालिया घटनाक्रम में रही है तो ये खाड़ी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते ही है। अकाबा खाड़ी जो है वह NEOM ड्राई पूल्स यानी कि लवड़ी अंडर वाटर झीलों की खोज की जाती है। फिर आते हैं कैस्पियन सागर की ओर। तो कैस्पियन सागर के अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से बढ़ते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है और जो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध जल निकाय इस समुद्र की सीमा 5 देशों यानी कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है और कैस्पियन सागर सबसे लंबी तटरेखा जो लगती है वह कजाकिस्तान से लगती है। फिर आते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में। ग्रेट लेक्स जो है वो जलवायु परिवर्तन में उत्तरी अमेरिका के ओंटारियो झील को खतरा है। क्या हुआ है कि जो यहाँ की 5 ग्रेट लेक्स आती हैं जिसके में आपकी ओंटारियो झील को इसमें खतरा है। किससे खतरा है? जलवायु परिवर्तन से। और ये आपकी 5 ग्रेट लेक्स में शामिल है। ग्रेट लेक्स मतलब कि आपकी जो सुप्रियर झील आती है वो सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील है। फिर आती है मिशिगन, ह्यूरन जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाली झील है, इरी यानी कि सबसे उथली और कम गहरी और ओंटारियो सबसे छोटी झील है। तो इन झीलों से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि यूएसए के अंतर्गत आती है या कनाडा के अंतर्गत। फिर आता है 5 ग्रेट लेक्स में सामूहिक रूप से पृथ्वी सबसे बड़ा फ्रेश वाटर सिस्टम आता है और मिशिगन झील का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसमें अन्य 4 झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आते हैं किबू झील के बारे में। किबू झील जो होती है वह सशक्त संघर्ष की वजह से बर्बादी और पीड़ा का एक प्रतीक बनी। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो यह झील रवांडा और कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है, जिसमें ज्वालामुखी से उत्पत्ति देखे तो यह झील अल्बर्टाइन रिफ्ट में स्थित है और यह झील रुचिनी नदी के मिलती है और यह नदी आगे तांगानिका झील में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये किबू झील के बारे में। फिर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में आती है गोरखपुर, हरियाणा। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना जो हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की गई है और यह गोरखपुर
परमाणु ऊर्जा इकाइयां इसमें स्थापित की जाएगी। इसमें प्रत्येक में एक दाब युक्त भारी जल रिएक्टर होगा और इस परियोजना में कुल क्षमता 2800 मेगावाट की होगी। फिर आते हैं धौलेरा गुजरात की ओर, तो इसमें यहाँ पर पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फिर आते हैं तीस्ता नदी की ओर चलते हैं, जहां पर केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य तीस्ता नदी पर तीस्ता थर्ड बांध के पुनर्निर्माण को प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें जो इसकी सिक्किम के तुशु हलामो झील से ये निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदी होती है। यह भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी रंगीत नदी होती है। फिर आते हैं पलाड़ नदी की ओर। पलाड़ नदी को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पलाड़ नदी में चर्म शोधनशाला में अनुपचारित अपशिष्ट के बहाव को रोकने और उनके लिए निर्देश दिए। इसका उद्गम कर्नाटक की पोन्नयार नदी के पास होता है और यह तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है और यह प्रमुख सहायक नदियों में पोन्नार और चेरियारा। फिर आते हैं पम्बन ब्रिज के बारे में कि भारत के तमिलनाडु में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री मार्ग। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के संदर्भ में जो सुर्खियों में रहे स्थल है उनके बारे में। अब आते हैं सुर्खियों में रहे देश के बारे में। तो सुर्खियों में कौन कौन से देश रहे हैं, जैसे आते हैं मलेशिया। मलेशिया की ओर चलते हैं तो मलेशिया की राजधानी जो आती है वो आपकी कुआलालंपुर, ये इसकी राजधानी है और इसमें मलेशिया के सेंट्रल सेंगलोर राज्य के कुतरा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने से कई लोग घायल हुए हैं, इस कारण से ये चर्चा में। फिर आते हैं ग्रीस की ओर चले तो ग्रीस की राजधानी एथेंस आती है और यह ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर भूकंप से की गई घटनाएं दर्ज की गई। फिर आते हैं हॉन्डुरास के बारे में, जिसकी राजधानी जो आती है वह टेगु सिगाल्पा आती है। ये आपका हॉन्डुरास है, इसकी राजधानी क्या है, टेगु सिगाल्पा। जो भारत में उत्तर उष्णकटिबंधीय तूफान सारा में प्रभावित होंडुरास की मानवीय सहायता भेजी हुई है। फिर चलते हैं कजाकिस्तान की ओर, जिसकी राजधानी अस्ताना आती है और यह मध्य कजाकिस्तान के करागांडा क्षेत्र में दुर्लभ भूतत्वों का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया। तो ये आपका कजाकिस्तान के बारे में। अब आते हैं सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र, जैसे कुनू राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और भी अन्य आते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्यकेंद्र रसोला राष्ट्रीय उद्यान, अनाई शोला राष्ट्रीय उद्यान और सैदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपके सुर्खियों में रहे प्रमुख अभ्यारण्य और आपके राष्ट्रीय पार्क। तो इनके बारे में सुर्खियों में रहे जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी डिटेल में जाने, जैसे कि टिप्पू साइकोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन सलाहकार समिति ने टिप्पू साइकोबा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। टिप्पू साइकोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसमें नदियां उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों से और दक्षिण में टिप्पू नदी यहाँ से घिरी हुई। यहाँ की वनस्पति जो है वह आर्द्र मिश्रित अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सेलेक्टिव स्वेप फॉरेस्ट भी शामिल है, जिसमें जीव जंतु, जंगली घोड़े, बाघ, हाथी, तेंदुआ और जंगल कैट्स शामिल। फिर आते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसमें नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है और एक दशक से अधिक समय के संरक्षण प्रयासों के बाद नामदफा टाइगर रिजर्व में एक हाथी देखा गया। इसकी अवस्थिति जो आती है वह भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, जो उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग जिले में स्थित है और यहाँ से नामदफा नदी बहती है और यहाँ की वनस्पति सदाबहार वन, बड़ात पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण वन और अल्पाइन वन होते हैं। यहाँ के जीव जंतु जो आते हैं वह भारत का एकमात्र रिजर्व है, जहाँ पर 4 बड़ी बिल्ली जिसे बिग कैट प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और हिम टेरर। पुष्पी पादप के अंतर्गत बात करें तो इसमें पिनस, मेरकुशी, एबी डेलावेबी यानी जो कि केवल इसी रिजर्व में पाए जाते हैं। विश्मी तीता जो कि कॉप्टी तीता के आदि के तौर पर इसकी प्रमुख पुष्पी पादप के तौर पर नामदफा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। फिर चलते हैं ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य की। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो बफर जोन में आदिवासियों के लिए गांव बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले पर पर्यावरणविदों ने एक आपत्ति जताई। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो आता है इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो वह कोडागु जिले कर्नाटक में पश्चिमी घाट के कोर क्षेत्र में स्थित है और इस अभ्यारण्य का नाम इस उच्चतम बिंदु ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम ब्रह्मगिरी वन्यजीव क्यों रखा गया है। क्या रीजन है कि यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर ब्रह्मगिरी शिखर है, इसके कारण से इसका नाम ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। यहाँ की जो घास है यानी कि वनस्पति के अंतर्गत बात करें तो यहाँ 16 घास के मैदान के साथ साथ सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में शामिल होते हैं और यहाँ की जीव जंतु तेंदुआ, गौर, भारतीय बाइसन, गौर, डियर, शेर, कुछ मकैक, नीलगिरी लंगूर आदि आते हैं। तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अब चलते हैं मध्यकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है।
या गोल्डन हेडेड सिस्टोला पक्षी प्रजाति मिली हुई है जिसे आयुषीएन की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मथी केतन सोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति इडुक्की केरल में है और यह अनूठे सोलावन और हाथी गलियारों की वजह से 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके वन प्रकार में आता है कि सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन और 16 घास के मैदान होते हैं और 16 घास के मैदान वो मैदान होते हैं जहां पर पश्चिमी घाट में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे झाड़ियां, छोटे पेड़ों वाले जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। यहाँ की जो जैव विविधता है वो आती है आपकी सिर, पूंछ, मकैक, गौर, जंगली सुअर, सांबर, हिरण, लंगूर आते हैं और यहाँ का जो सिर, पूंछ, मकैक आता है जो कि यहाँ का स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्रजाति के तौर पर आता है और ये खतरे का सामना कर रही प्रजाति। यहाँ के जो मुख्य जल स्रोत है वह आता है उचिल कुत्थी पूजा, मथी केदन पूजा, नजंतर आदि आते हैं और ये पनियार की सहायक नदी है यहाँ की। और यहाँ की सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यान के अदू बिलन थानकुड़ी में मधुबन आदिवासी यहाँ की बस्तियां मिलती हैं। तो इस तरीके से केरल का जो मध्य केरल 16 राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में। अब आते हैं अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने केरल की अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके सिलंदी नदी पर एक चेक डैम बनाने की मंजूरी दी है। इस कारण से ये चर्चा बना। सिलंदी अमरावती नदी की एक सहायक नदी होती है जो कि अमरावती को कावेरी की सहायक नदी है। तो ये सिक्वेंस है, सिलंदी अमरावती की और अमरावती किसकी है, कावेरी। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति पश्चिमी घाट में इडुक्की जिला केरल में स्थित है। आसपास के संरक्षित क्षेत्र में आता है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पम्पदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मैत्री केतन 16 पार्क आता है। सबसे ऊंची चोटी जो आती है अनायमुडी है जो 2695 मीटर है। वनस्पति के अंतर्गत बात करें तो इसमें दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन है, दक्षिण पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन है और आर्द्र पर्णपाती वन है। जीव जंतु जो आते हैं हाथी, बाघ, तेंदुआ, इंडियन बाइसन, नीलगिरी तहर और चित्तीदार हिरण, सांभर आदि आते हैं। तो ये इस पार्क के बारे में। अब चलते हैं सैदर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात। यह एक शोध संस्थान में पश्चिमी घाट के सैदर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में जंपिंग स्पाइडर्स की 2 नई प्रजातियां खोजी गई। अब कौन कौन सी प्रजातियां खोजी गई हैं इनको भी जानते हैं, साथ ही साथ में सैदर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। इसका नाम जो है वह अभ्यारण्य का सैदर्णी नाम यहाँ की एक स्थानीय वृक्ष प्रजाति पर रखा गया है जिसे स्थानीय भाषा में चिंकुरिंजी कहा जाता है। इसकी अवस्थिति जो है वह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और यह अगस्तमाला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ के प्रमुख वनस्पति के तौर पर देखा जाता है। अब चलते हैं इसी के आगे जीव जंतु के बारे में जो कि हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, इंडियन बाइसन यानी कि सांबर, हिरण, बॉनेट मणकार, नीलगिरी लंगूर या लॉयन टेल्ड मकाक आदि। और इसमें अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखें तो इसे मिरिस्टिक का स्वयं एक अनूठा मीठे पानी के दलदली पारिस्थितिकी तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है और ये मिरिस्टिका प्रजाति के आदिम सदाबहार पेड़ों की प्रचुरता में युक्त होता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है और ये अपनी विशिष्ट संरचना और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर देखें तो यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के तौर पर भी नामित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो पार्क आता है सैदर्णी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इससे रिलेटेड पूरे इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 और चीतों को इंक्लूजन में खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान इस कारण से इंपोर्टेंट होता है तो ये मध्य प्रदेश के सोईपुर जिले में स्थित है और विभिन्न पहाड़ियों में विस्तृत है। इसका नाम कुनो नदी से लिया गया है। कुनो चंबल की नदी की सहायक नदी होती है। इसे 1981 में वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य और 2018 के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है और यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियां उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की श्रेणी में आती है और यहाँ की वनस्पति करधई, सलाई, स्फेर आती है और यहाँ के जीव जंतु चित्तीदार हिरण, सांबर, नील गाय और वॉकिंग डियर आते हैं। तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। फिर चलते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो कि उड़ीसा में स्थित है। तापमान में वृद्धि के कारण
प्रवासी पक्षी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान छोड़ रहे हैं, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की क्या खासियत है, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली? तो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ का देखा जाए तो यहाँ सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। तो क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ जो नदियां आती हैं आपकी ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, पातासला, नदियों से आने वाले जल से निर्मित क्रीक और जलधाराएं हैं। यहाँ के जीव जो आते हैं भारत में खारे जल में पाए जाने वाले इंडेंजर्ड मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ओलिव रिडले, कछुए, गाहिर माता और आसपास के अन्य समुद्री तटों पर यहाँ पर अंडे देते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां देखी जाए तो यहाँ प्रवासी पक्षी 8 प्रकार के किंगफिशर, हिरण, लकड़बग्गा, जंगली शुअर आदि शामिल होते हैं। और यहाँ की विशिष्ट परिघटना की अगर बात की जाए तो यहाँ बागा गहना या सूरजपुर क्रीक के पास पक्षियों का पर्यावास है, जहां हजारों पक्षी खाड़ी में आते हैं और प्रजनन करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल है। फिर चलते हैं पार्वती अर्क पक्षी अभ्यारण्य की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पार्वती अर्क रामसर साइट को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। पार्वती अर्क पक्षी अभ्यारण्य की अवस्थिति देखी जाए तो यह तरबगंज तहसील उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र ये अभ्यारण्य में 2 पोखर झीलें और ताजे जल की झीलों का एक स्थायी आद्र। गोखुर झील जो होती है वो एक तरीके से अर्धचंद्राकार झील होती है और इसका निर्माण तब होता है जब क्षरण और अवसादों के जमा होने से नदी विसर्ग और नदी के मुख्य प्रवाह से कट जाना होता है और इससे अलग जल निकायों का निर्माण होता है और इसे गोखुर झील कहा जाता है। जैव विविधता के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड सफेद कुत्ते वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध और इंडेंजर्ड इजिप्टियन गिद्ध आदि आते हैं, जो पार्वती अर्क पक्षी अभ्यारण्य है। और यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका के बारे में बात करें तो यहाँ के पक्षियों के लिए बसेरा बनाने, प्रजनन हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र, भूजल पुनर्भरण में ये योगदान देते हैं। और यहाँ मुख्य खतरा जो है वह आक्रामक जलकुंभी और से अन्य पादपों और जीव प्रजातियों से खतरा यहाँ पर है। तो ये आपका जो आता है वो आपका पार्वती अर्क पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट आती है सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। अब ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आपका ज्यादातर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में इन्हीं से रिलेटेड आता है। और ये जो आपका स्टडी मटेरियल दिया गया है इसमें अलग से इन चीजों को मेंशन करके आपकी चीजें दी गई है। तो सुर्खियों में रही प्रजातियों के अंतर्गत बात करें तो इसमें आती है सबसे पहले स्थलीय प्रजाति। स्थलीय प्रजाति में आती है ओंगोल नस्ल। ओंगोल नस्ल क्या है कि हाल ही में देखा जाए तो ब्राजील में एक नीलामी में ओंगोल नस्ल की गाय रिकॉर्ड 41 करोड़ रुपए में बिकी और इसका नाम क्या है? बियाटिया 19। बियाटिना 19 इसका नाम है और ये 41 करोड़ रुपए में बिकती है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह ओंगोल आकार का बड़ा होता है और इसकी गाल जो खाल होती है वह गर्दन पर ढीली होती है। इसकी देख सकते हैं, इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके की होती है। और इसका माथा आंखों के बीच में छोटा थोड़ा उभरा हुआ होता है और आंखें अंडाकार आकार की होती है। इसके अंतर्गत और अन्य महत्वपूर्ण नस्लें आती हैं जैसे गिर गुजरात में है, हल्लीकर कर्नाटक में, खिल्लारी महाराष्ट्र में, थार पारकर राजस्थान में, देवनी आंध्र प्रदेश आदि में आती है। इसका पर्यावास जो आता है वो नेल्लोर नस्ल की गाय भी कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी ओंगोल नस्ल के बारे में है। नेक्स्ट आता है पक्षी प्रजातियों के बारे में। तो पक्षी प्रजातियों के अंतर्गत हमारी आती है कौन सी? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के बारे में। हालिया संदर्भ में देखा जाए तो केरल के शोधकर्ताओं ने मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण पर उनके प्रोजेक्ट के लिए कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम द्वारा फ्यूचर कंजर्वेटिव लिस्ट पुरस्कार से इसे सम्मानित किया। तो अब इस पुरस्कार से सम्मानित किया है तो ये आपकी सुर्खियों का विषय हो गई, यानी कि करंट में और ज्यादा इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो गई। इसकी स्थिति देखी जाए तो इसे आयुषीयन की वल्नरेबल स्थिति में देखा गया है, मतलब कि रखा जाता है। इसके विशेषताओं में आता है कि ये नर और मादा एक जैसे दिखते हैं, इसके सिवाय इसमें मादा के बिल के आधार पर काले रंग का निशान होता है। और ये पक्षी एक विशिष्ट एयरपिंग ध्वनि के लिए प्रसिद्ध होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में इस तरह से तेज हंसी जैसी आवाज में परिवर्तित हो जाती है। और इसका पर्यावास भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति के तौर पर होता है। अब चलते हैं सरीसृप कीट उभयचर आदि के बारे में, जिसमें आपका पाता है स्मॉल हाई बीटल के बारे में कि हाल ही में यह एथिनामोडा को भारत की पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया है और यह विदेशी और गैर स्थानिक बीटल होता है। इसकी विशेषताएं जो देखेंगे, इसका जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, लाल भूरा रंग, लंबाई 5 से 7 मिलीमीटर होती है। इसका जीवन चक्र जो होता है अंडा लार्वा प्यूपा या वैक्स के चरणों से होकर गुजरता है। स्मॉल वाइल्ड बीटल की मादाएं
मधुमक्खियों के छत्तों में दरारों और सुराखों में प्रवेश करती हैं, अंडे देती हैं। अंडे से निकलने वाले लार्वा संग्रहित शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा जाते हैं और छत्तों में मल त्याग करते हैं। इससे शहद मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो जाता है और इसका पर्यावास देखा जाए तो यह उप सहारा अफ्रीका अफ्रीका में यह कम नुकसान करता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रजाति के बारे में प्रमुख विशेषताएं आती हैं, जिसे स्मॉल हाई बीटल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाइट विंग्ड डक के बारे में। व्हाइट विंग्ड डक के अंतर्गत बात की जाए तो एक तरीके से दुर्लभ जोड़ा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है वहां पर देखा गया। तो क्या खासियत है इसकी? तो ये जो इसकी खासियत आती है कि यह पंखों पर अपने विशिष्ट सफेद धब्बे और विशिष्ट भूतिया आवाजों के लिए प्रसिद्ध होते हैं और ये असम का राजकीय पक्षी भी है। इसे असमिया में देवहॉर्न यानी कि स्प्रिट डक भी कहा जाता है। असम का राजकीय पक्षी है और इसे क्या कहा जा रहा है? देवहॉर्न यानी कि स्प्रिट डक। इसका पर्यावास जो आता है कि यह प्रजाति इंडो मलायन जैव भौगोलिक क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है। यह प्रजाति तराई की सदाबहार वनों और आर्द्र में पाई जाती है। इसे आईयूसीएन की आपकी CR श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और WPA 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध किया गया है। और इसका संरक्षण जो है असम सरकार और भारतीय वन्यजीव द्वारा तैयार व्हाइट विंग्ड डक कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2022 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट गम्बूशिया एफिनिस और पोसिलिया रेटिकुलाटा के बारे में। इसका संदर्भ देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के द्वारा मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही दो आक्रामक प्रजाति यानी कि जो मछली की दो प्रजातियां हैं उनको केंद्र से जवाब मांगा है कि इन दोनों ने लवणीय जल, उच्च लवणता और तापमान को भी ये सहन कर सकती है। गम्बूडिया एबिनिस जो कि पश्चिमी मच्छर मछली है, यह एक तरीके से ताजे जल में पाई जाती है और ये अत्यंत कम ऑक्सीजन वाली मात्रा जल में जीवित रहती है। यहाँ दुनिया के 100 सबसे अधिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से रहती है। ये आयुषेन द्वारा ऐसा मतलब कि इस प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। इसकी आयुषीयन की जो स्थिति आती है LC यानी कि लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत रखा गया और इसका पर्यावास मिसिसिपी नदी बेसिन में है जो केरल के अन्नाई मलाई हिल्स में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। पोशिलिया रेटिकुलाटा यानी कि गप्पी मिलियन फिश रेनबो मछली के बारे में जो कि तालाबों जल धाराओं के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका प्राकृतिक पर्यावास उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप में स्थित। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में नेक्स्ट हमारा आता है जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में कि हाल ही में एक शोध हुई है जिसमें पश्चिमी घाट के सैदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, जिसमें जंपिंग स्पाइडर्स की दो नई प्रजातियां खोजी गई। ये दोनों नई प्रजातियां एपिडेलेक्सिया कुल से संबंधित है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये जो आती है एक तरीके से मकड़ियां यानी कि स्पाइडर्स के सबसे बड़े कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मकड़ियों से के सबसे बड़े कुल से संबंधित है। ये अपने शरीर की लंबाई जो होती है वह 30 गुना अधिक दूरी तक छलांग लगा सकती है। ये अपने शरीर से कितना छलांग लगाती है? 30 गुना अधिक दूरी तक एक छलांग लगाती है और इसके सामने के पैर बड़े होते हैं और उन्हें शिकार के पकड़ने और पकड़े रहने में ही मदद करती है। ये अपने पैरों का उपयोग छलांग लगाने के लिए करती है और ये अधिकांश मकड़ियां की 8 या 6 आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि और देखने की क्षमता कमजोर होती है। जंपिंग स्पाइडर की जो आंखें होती हैं वो 8 होती है जो युग्म में व्यवस्थित होती है। साथ ही अपवाद स्वरूप मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा रंग देख सकती हैं। दिन में शिकार करते समय जंपिंग स्पाइडर लाल स्पेक्ट्रम और हरा स्पेक्ट्रम और बराबर में प्रकाश में भी देख सकती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में मुख्य विशेषताएं। साथ ही साथ इनका जो व्यवहार है वो किस तरीके का होता है कि जंपिंग स्पाइडर्स सक्रिय शिकारी होते हैं जो कीटों और अन्य मकड़ियों का शिकार करते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स अपने रेशम से प्यूम टेंट नामक आश्रय भी बनाते हैं और वे खराब मौसम से बचने के लिए शरण लेते हैं, रातें में सोते हैं। पर्यावास जो देखा जाए तो ये मकड़ियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आम है। हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उत्तर में यहाँ तक कि आर्कटिक क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब आते हैं वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा के बाद। फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड आपके आते हैं तो फ्लोरा के अंतर्गत हमारा आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप क्या हुआ है इसमें हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय संवेद औद्योगिक संगठित संस्थान ने फील्ड स्टेशन गोनिया जम्मू में ट्यूलिप पौधों के देशी स्तर पर विकसित स्वदेशीकरण करने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत बात करें तो यह कंद युक्त जड़ी बूटी है।
इसे लिली परिवार का हिस्सा है और इसमें बाग बगीचे में पाया जाने वाला लोकप्रिय पुष्प है जो कई रंगों में पाया जाता है। इसके पुष्प सीधे होते हैं, इसकी पत्तियां लंबी चौड़ी समानांतर सिरे वाली होती है और ये जलवायु ठंडे क्षेत्रों में जमीन जमने से पहले लगाया जाता है और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में हर साल लगाया जाता है। इसकी मिट्टी जो होती है वह एक तरीके से अच्छी तरीके से निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है और यह मध्य एशिया तथा तुर्की में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्किड के बारे में। ऑर्किड जो देखा जाए तो हाल ही में मणिपुर में पहली बार नई ऑर्किड प्रजाति दर्ज की गई है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताओं के अंतर्गत बात की जाए तो ये स्थलीय एपीफाइट्स यानी पेड़ों पर उगना, लिथोफाइट्स यानी कि चट्टानों पर उगना, सेप्रोफाइट्स यानी कि अपघटित पदार्थों पर उगना या अर्धजलीय प्रकार के होते हैं। ऑर्किड पौधे जो आते हैं वह बीज उत्तक संवर्धन कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं और इसे यह WPA 1972 की अनुसूची थर्ड के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध किया गया है और इसका प्राप्ति स्थल जो है वह अरुणाचल प्रदेश के भारत के का ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड का स्वर्ग का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की 40% ऑर्किड प्रजातियां इसी राज्य में पाई जाती हैं और भारत में ऑर्किड फूल की उत्पत्ति वाले 5 प्रमुख क्षेत्रों में आपका पूर्वोत्तर हिमालय, पश्चिमी हिमालय, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। संरक्षण के उपाय की स्थिति देखा जाए तो भारत में केवल टोटल यहाँ पर 1256 प्रजातियां पाई जाती है और इनमें से केवल 11 प्रजातियां जो है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के अंतर्गत संरक्षित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी इन प्रजातियों के बारे में। तो ये पूरा डिटेल जो था आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका पूरा डिटेल था। ये जो आपका दिया गया है 2025 का PT 365 जो एनवायरनमेंट का अप्रैल से अक्टूबर तक का था, उसमें एक शुद्धि पत्र दिया गया है कि आपका जो भारत में मैंग्रोव का आंगनवाड़ी गलत तरीके से उल्लेख किया था कि 17 वर्ग किलोमीटर है यानी कि 0.34% की वृद्धि हुई है। तो सही जानकारी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में मैंग्रोव कवर जो आता है वह 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई और इसमें क्या दिखाया गया है वृद्धि। तो ये आपको उसमें करेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ हम अभी सोच रहे थे कि आपका पूरा कंप्लीट करा दें बट इसको पूरा नहीं कराते हैं क्योंकि आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे तो आपके आते हैं 3 ढाई महीने का करंट अफेयर तो इसका आपको एक वीडियो बना दे रहे सेपरेट। फिर आपका इसके आगे के जो टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा से अवेलेबल कर सकते हैं। धन्यवाद।